गांधी। कुछ लोग उन्हें महात्मा कहते हैं, कुछ राष्ट्रपिता, लेकिन आज भी उन पर कई सवाल उठते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने एक समुदाय के प्रति झुकाव दिखाया। कहा जाता है कि वे भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। कहा जाता है कि उन्होंने भगत सिंह को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, और यहां तक कि उनके निजी जीवन के कुछ प्रयोग भी विवादित रहे। तो आखिर सच क्या है? क्या गांधी वाकई ऐसे थे, या हमें उस समय की परिस्थितियों को समझना चाहिए? इस वीडियो में हम एक एक करके इन आरोपों को समझेंगे। यहां ना तो महिमा मंडन होगा और ना ही व्हाइट वॉश, सिर्फ तथ्य, संदर्भ और संतुलित दृष्टि। गांधी जन्म से महात्मा नहीं थे। वे भी आम इंसान की तरह गलतियां करते थे। उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में स्वीकार किया है कि बचपन में चोरी की, युवावस्था में झूठ बोला और यहां तक कि मांस खाने के प्रयोग भी किए। लेकिन हर गलती के बाद आत्मग्लानि ने उन्हें भीतर से हिला दिया। यहीं से एक रूपांतरण शुरू हुआ। उन्होंने कहा था, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का मार्ग। यानी अहिंसा उनके लिए किसी किताब से सीखी गई नीति नहीं थी, बल्कि अपने ही जीवन के प्रयोगों से निकला हुआ निष्कर्ष। गांधी को महात्मा का खिताब उन्होंने खुद नहीं लिया था। ये उपाधि उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, और बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। यानी ये सम्मान उन्होंने खुद मांगे नहीं, बल्कि उस दौर के सबसे बड़े विचारकों और नेताओं ने उन्हें दिए। आरोप है कि गांधी ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया। उन्होंने 1919 से 1922 के बीच खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। सच ये है कि गांधी इसे हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखते थे। वे मानते थे कि आजादी तभी संभव है जब दोनों समुदाय मिलकर लड़ें। आलोचकों की दलील है कि धार्मिक भावनाओं को राजनीति से जोड़ना आगे चलकर सांप्रदायिकता को और मजबूत कर गया। दोनों दृष्टिकोण सही है। गांधी की नीयत एकता थी, पर रणनीति के परिणाम उतने सरल नहीं रहे। 1946 में नोआखली में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर भयानक हिंसा हुई। आरोप है कि गांधी चुप रहे या नरम पड़े, पर हकीकत यह है कि गांधी वहीं पहुंच गए। 4 महीने तक गांव-गांव घूमते रहे, हिंसा रोकने और पीड़ितों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते रहे। यही उन्होंने एक तीखा बयान दिया। एक आम मुसलमान बुली है और एक आम हिंदू कायर। उनका आशय था, हिंसा करने वाला भी गलत है और हिंसा सहकर चुप रहने वाला भी उतना ही दोषी है। उन्होंने हिंदुओं से कहा, तुम कायर मत बनो, आत्मरक्षा करो। ये साफ दिखाता है कि वे किसी एक पक्ष के नहीं, बल्कि हर तरह की हिंसा और कायरता के विरोधी थे। बहुत लोग मानते हैं कि गांधी विभाजन के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन सच ये है कि वे आखिरी दम तक इसके खिलाफ खड़े रहे। उन्होंने कई बार कहा था, भारत का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, लेकिन हालात उनके हाथ से निकल चुके थे। ब्रिटिश रणनीति, मुस्लिम लीग की मांगें और नेहरू पटेल जैसे नेताओं के व्यावहारिक फैसले, इन सब ने मिलकर विभाजन की राह बना दी। गांधी इसे रोक नहीं सके। उन्हें जिम्मेदार कहना इतिहास को सरल बना देना है। और जब उनकी हत्या हुई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, एक महान हिंदू का निधन हो गया। भारत में उन्हें मुस्लिम समर्थक कहा गया, पाकिस्तान में एक महान हिंदू। शायद यही गांधी की सबसे बड़ी विडंबना थी। 1932 में कम्युनल अवार्ड के तहत डॉक्टर अंबेडकर को दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल मिला। गांधी ने इसका विरोध किया और उपवास पर बैठ गए। परिणाम निकला पूना पैक्ट। अलग निर्वाचक मंडल हटा दिए गए, लेकिन आरक्षित सीटें बढ़ीं। गांधी का तर्क था, इससे हिंदू समाज स्थायी रूप से नहीं बटेगा। अंबेडकर का तर्क था, दलितों की स्वतंत्र आवाज दब गई। दोनों की आलोचना और तर्क अपने अपने स्थान पर उचित है।
1922 में चौरी चौरा में एक भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। पूरा देश उबल रहा था, आंदोलन जोर पकड़ चुका था। लेकिन इसी घटना के बाद गांधी ने पूरा नॉन कोऑपरेशन आंदोलन अचानक रोक दिया। उनका तर्क था, हिंसा से मिली जीत टिकाऊ नहीं होती। अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो वो आत्मा को नहीं, केवल सत्ता को बदलेगा, और ये मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। ये निर्णय उनके सिद्धांतों के अनुरूप था, लेकिन इसके परिणाम गंभीर थे। कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता निराश हो गए। बहुतों को लगा कि जब आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी थी, उसे अचानक रोक देना जनता के साथ अन्याय है। इतिहासकार कहते हैं कि इस फैसले से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की गति को बड़ा झटका लगा। कई नेताओं का मानना था कि अगर आंदोलन चलता रहता तो ब्रिटिश सत्ता को और जल्दी कमजोर किया जा सकता था। यानी चौरी चौरा का निर्णय गांधी की नैतिक दृढ़ता भी था और राजनीतिक भूल भी। ये वो क्षण था जहां उनके लिए साधनों की शुद्धता लक्ष्य की उपलब्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। और मेरी नजर से देखें तो यह गांधी का दृष्टिकोण एक आदर्शवादी संत का था, लेकिन एक राजनीतिक रणनीतिकार का नहीं। एक नेता को यह भी देखना चाहिए कि जनता की ऊर्जा और आंदोलन की गति इतिहास में बार बार नहीं मिलती। गांधी ने उस मौके को खो दिया। हां, उनकी नैतिकता निर्विवाद रही, पर एक राष्ट्र के लिए केवल नैतिकता काफी नहीं होती। कभी कभी व्यवहारिक रणनीति ही इतिहास की दिशा बदलती है। गांधी के शुरुआती सालों में एक बात अक्सर आलोचना का कारण बनती है, उन्होंने ब्रिटिश युद्धों में मदद की। दक्षिण अफ्रीका में बोअर वॉर और बाद में पहले विश्व युद्ध के समय गांधी ने भारतीयों से कहा कि वे एम्बुलेंस और मेडिकल सेवाओं में हिस्सा लें। उनका सोचना था, अगर हम वफादारी दिखाएंगे तो ब्रिटिश हमें बराबरी का दर्जा देंगे। लेकिन यही बात बड़े सवाल खड़े करती है। क्या किसी औपनिवेशिक ताकत के युद्ध में मदद करना सही था, सिर्फ इसलिए कि शायद बदले में कुछ अधिकार मिल जाए? भले ही गांधी हथियार नहीं उठवा रहे थे, लेकिन उनकी ये पहल ब्रिटिश युद्ध मशीन को ताकत ही दे रही थी। आलोचक मानते हैं कि ये गांधी की एक राजनीतिक भूल थी। उन्होंने ये सोच लिया कि वफादारी से साम्राज्य का दिल पिघल जाएगा, पर सच्चाई ये थी कि ब्रिटिश ने भारतीयों की मदद ली, लेकिन बराबरी और अधिकार देने में हमेशा टाल मटोल की। मेरी नजर से देखें तो ये कदम साफ तौर पर एक नैतिक समझौता था। हां, बाद में गांधी भारत लौटकर ब्रिटिश सत्ता के सबसे बड़े विरोधी बने, लेकिन शुरुआती सालों का ये अध्याय ये दिखाता है कि उनके सिद्धांत और व्यवहार हमेशा एक साथ नहीं चलते थे। यही वो विरोधाभास है जिसने आलोचकों को ये कहने का मौका दिया कि गांधी कई बार आदर्श और रणनीति के बीच उलझ जाते थे। बहुतों का मानना है कि गांधी ने भगत सिंह को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। रिकॉर्ड कहता है कि उन्होंने वाइसरॉय इरविन से अपील की, पर ब्रिटिश सरकार अड़ी रही। गांधी की कोशिशें असफल रहीं। इसे उपेक्षा कहना उचित नहीं, पर यह सच है कि परिणाम बदल नहीं सके। 1939 कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष चुने गए, पर कार्य समिति ने उनका साथ नहीं दिया और बोस ने इस्तीफा दे दिया। कई लोग मानते हैं गांधी ने उन्हें हटाया। सच ये है कि यह संगठनात्मक और वैचारिक टकराव था। इसे केवल व्यक्तिगत षड्यंत्र कहना सही नहीं। गांधी ने हिंद स्वराज में आधुनिक मशीनों, रेल, अस्पतालों और औद्योगिक सभ्यता की तीखी आलोचना की। वे मानते थे कि मशीनें इंसान को गुलाम बना देती है और असली प्रगति गांव, चरखा और आत्मनिर्भरता में है। लेकिन यहां सवाल उठता है, क्या यह सोच व्यावहारिक थी? जब पूरी दुनिया औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रही थी, भारत को गांवों और चरखों में बांधना क्या देश को और पीछे धकेलने जैसा नहीं था? उनका आदर्श स्वदेशी और खादी, समानता और आत्मसम्मान का प्रतीक तो बना, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर रोजगार या आधुनिक विकास संभव नहीं था। आलोचकों का कहना है कि अगर केवल गांधी का मॉडल अपनाया जाता तो भारत विज्ञान, तकनीक और उद्योग में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। यानी ये सच है कि गांधी ने टिकाऊपन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, पर उनकी सोच कई मायनों में समय से कटी हुई और अव्यावहारिक थी।
गांधी के दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती लेखन में काले अफ्रीकियों के लिए कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जो आज नस्लवादी और अपमानजनक लगते हैं। ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि समय के साथ उनके विचार बदले। 1910 के बाद उनका दृष्टिकोण अधिक सार्वभौमिक हो गया। ये वो पहलू है जहां हमें उनके विकास और सीमाओं दोनों को देखना चाहिए। इतने सारे आरोपों, मतभेदों और सवालों के बाद अब शायद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, तो आखिर गांधी कौन थे? एक संत, एक राजनीतिज्ञ, या एक गलत समझा गया इंसान? सच ये है, गांधी न निर्दोष संत थे न खलनायक। वे एक इंसान थे जिनसे गलतियां भी हुई और जिन्होंने असंभव को संभव किया। पर आज जो लोग उनके बारे में राय बनाते हैं, अक्सर उन्होंने न सत्य के साथ मेरे प्रयोग पढ़ी न हिंद स्वराज खोली। ज्यादातर लोग बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नोट्स से 2-4 आधे सच याद रखकर पूरे इतिहास पर फैसला सुना देते हैं। किसी युग को बिना उसकी परिस्थितियां समझे जज करना आसान है, पर यह इतिहास के साथ अन्याय है। गांधी के फैसले उनके समय के हिसाब से थे। उनका संघर्ष नैतिक था, राजनीतिक नहीं। उन्होंने सिखाया, आजादी सत्ता बदलने से नहीं, आत्मा बदलने से आती है। हां, उन्होंने गलतियां की, पर उन्होंने अपनी गलतियां स्वीकार भी की। कुछ ऐसा जो आज के नेताओं में शायद ही देखने को मिले। जो लोग आज गांधी पर सवाल उठाते हैं, वे भूल जाते हैं अगर उनका रास्ता गलत होता तो दुनिया के महापुरुष आइंस्टाइन, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला उनसे प्रेरणा क्यों लेते? गांधी को न पूजने की जरूरत है न नकारने की। जरूरत है उन्हें समझने की, क्योंकि इतिहास से सीखना उस पर उंगली उठाने से कहीं ज्यादा साहस मांगता है। तो ये थे वो प्रमुख आरोप जो अक्सर गांधी के खिलाफ उठाए जाते हैं। मैंने कोशिश की इन सब को सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि तथ्यों और ऐतिहासिक साक्ष्यों की नजर से समझने की। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, तो अब फैसला आपका है। क्या गांधी सिर्फ एक व्यक्ति थे या एक विचार जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? आप अपने विचार और सवाल कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि संवाद ही वो जगह है जहां इतिहास से सीखना शुरू होता है।